हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है बेटा आप लोग के सामने वो सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए है, यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए है, जो मैंने एक क्लास ऑलरेडी आप लोग को अपलोड कर रखा है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। वो चैप्टर कौन सा है? तो वो चैप्टर है आपका कैपिटल बजटिंग, जो पिछला क्लासेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन डाल रखा था, तो मैं आज के क्लास में मैं उसी को थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के, कुछ नया आइडियाज को लेकर के। तो जितने भी स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है, जिनका आज पहला लेक्चर है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो एक लाइक बटन जो है आप जरूर जो है वो प्रेस कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे। तो चलिए बेटा, मैंने आप लोगों के साथ में जो डिस्कस किया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, फिर से रिपीट कर लेता हूं। मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग बोलेंगे हम इसको, या तो इसी चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो एक बात मैं बता दूं, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, अगर एक कोई कंपनी है, मान लेता हूं सपोज ये आपकी एक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये कंपनी के पास फंड कहां से आएंगे, मतलब इसके पास जो फंड जो आने के जो स्रोत हैं, वो फंड कहां कहां से आएंगे। तो मेरे को एक बात बताना, ये कंपनी के पास फंड जो आते हैं वो आपके कहां से आएंगे? सर इक्विटी शेयर्स कैपिटल से आएगा, बिल्कुल आएगा। सर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल से आएगा, आएगा। डिवेंचर से आएगा, तो बिल्कुल आएगा। हमारा लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग से आएगा, तो हाँ सर आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस से आएगा, तो आएगा। तो ये सारे जो है, ये सारे के सारे जो है आपके फंड क्रिएटर्स हैं। ये फंड क्रिएटर्स है, मतलब ये सोर्सेस ऑफ फंड है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास यहां से फंड आते हैं। अब ये फंड जाता कहां है? कभी भी जब आपके पास जब पैसे आ जाए, तो ये फंड जाता कहां है? तो ये फंड जो है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप नॉन करेंट एसेट्स, सिंपल करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करो। कहने का मतलब आपने स्टॉक खरीद लिया, आपने डेटर्स खरीद लिया, आपने रिसीवेबल खरीद लिया, तो ये सारे चीज जो है आपने क्या किया है, वहां पे इन्वेस्ट किया। या तो फिर आपने लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया है। तो लॉन्ग टर्म पे जब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपने इन्वेस्ट कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट कर लिया, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स कर लिया। आई बात समझ में? तो ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है आपके लॉन्ग टर्म। तो आपके पास जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फंडिंग आता है, वो यही दो जगह इन्वेस्ट होता है। बेटा इसके अलावा बताना क्या और कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट होता है? तो आंसर इज नो। अब देखना ध्यान से थोड़ा सा, मैं क्या बता रहा हूं कि जब भी आप स्टॉक के लिए बात करें, डेटर्स के लिए बात करें, रिसीवेबल के लिए बात करें, देखो मैं एक बात आपको पहले भी बता रखा था, अकाउंट इज लाइफ। अकाउंट कुछ नहीं है, हमारा जीवन है। आप अपने जीवन को पढ़ लो, अकाउंट खत्म हो जाता है। कैसे सर? एक बात बताना, आपके लाइफ में दो तरह के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? एक आते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं, और एक होते हैं छोटे समय के लिए। जैसे अभी आप जब स्कूल में थे, तो स्कूल फ्रेंड अलग थे आपके, उनसे बहुतों से आपका दोस्ती खत्म हो गया। जब आप +2 में आए, तो आपका दोस्ती किसी और से बना। अभी आप कॉलेज में हो, तो कॉलेज में क्या है, सेमेस्टर 1 डेली आप फोन में बात कर रहे हैं, ठीक ना? अरे सेमेस्टर 6 का क्या क्लास हुआ, नोट शेयर करो, ये करो, वो करो, ये सब डेली बातें कर रहे हैं आप। तो ये सारे आपके शॉर्ट टर्म डिसीजन है, मतलब ये आपके लाइफ में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये आपके लाइफ इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, नो डाउट, लेकिन एक छोटे समय के लिए है, और ये रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल कहने का मतलब क्या? जरूरी नहीं है एक बार आपने डिसीजन जो ले लिया वो लाइफ टाइम तक रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दोस्त एक बार बना लिया, हो सकता है वो दोस्त आपको ना समझ में आए, तो आपने उसको चेंज कर लिया। तो ये जो है ये आपका रिवर्सेबल है। अब मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म में, जब आप डिसीजन लेते हो ना, लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेते हो, तो ये तो सबसे पहली बात जो है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। LTD, लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं, लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये डिसीजन लंबे समय के लिए होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये डिसीजन, दिस इज इरिवर्सेबल।
इरिवर्सेबल, इरिवर्सेबल मतलब ये एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो रिवर्स नहीं किए जाते। बात बताओ बेटा, लाइफ का ही मैंने एग्जांपल लिया था। आप सेमेस्टर 6 में हो, जब आप पीजी कर लोगे, एक जॉब में चले जाओगे, एक अच्छा सेटल्ड हो जाओगे, तो आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे और साथ में आपके गले में एक घंटी टांग देंगे। पता है उस घंटी का क्या नाम है? उस घंटी का नाम है मैरिज। यस, आपने सही सुना। एक बात बताना, एक बार शादी हो जाने के बाद क्या आप वो डिसीजन को वापस ले सकते हैं? क्या आप बाई बैक, आपको मान लेते हो सपोज आपको दोस्ती किया आपने, मान ले तो राहुल ने क्या किया था, सिमरन से दोस्ती किया, सिमरन का दोस्ती पसंद नहीं आया तो राहुल ने पूजा से दोस्ती कर लिया, राहुल ने जय से दोस्ती कर लिया। बात समझ में आ रही? वो डिसीजन रिवर्स हो सकता है, लेकिन राहुल ने क्या किया था, सिमरन से शादी कर लिया। अब सिमरन से 2 साल के बाद, 1 साल के बाद ये पता चल रहा है कि सिमरन अच्छी नहीं है, तो क्या वो बाई बैक हो सकता है? क्या वो डिसीजन वापस आ सकते हैं? आंसर इज नो। अब ये मत बोल देना सर तलाक है ऑप्शन, ठीक है बेटा तलाक है, लेकिन उससे क्या आपका मार्केट में रेपुटेशन जो है वो बचा रहता है? नहीं, तो आंसर रेपुटेशन नहीं बचा रहता है। बड़ा लोग गलत नियत से आपको देखता है, गलत नजर से आपको देखने लगता है। तो यहां पे मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है, जो भी पड़ताल करने हैं आपको, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता कर लीजिए। जैसे हमने, जब मैं मैरिज का बात कर रहा हूं, तो जब आपको एक बात बताओ, मैरिज की भी एक मार्केट है और वो मार्केट का नाम क्या? मैट्रिमोनियल्स। जैसे जीवनसाथी.com मैट्रिमोनियल्स है, भारतशादी.com है, XYZ है। तो मैट्रिमोनियल्स में क्या होते हैं, दोनों पार्टी के अलग अलग लोग जो है मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अपने बारे में बताते हैं। वहां पे कुछ गलत है, कुछ सही है। लोगों का मान लेता हूं सपोज सैलरी है 5,000 पर मंथ, लेकिन मैट्रिमोनियल में क्या डाल दिया, 15,000 पर मंथ। इज इट क्लियर? सपोज मान लेते हो लड़की का हाइट जो है वो है आपका 5 फीट 3 इंच, दिखा कितना दिया, 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 1 इंच। तो ये सारे चीज गलत सलत दिखाए जाते हैं। तो जो इन्वेस्टर होता है वो एक एक चीज को जांच परख करता है कि नहीं करता है, तब फिर वो इन्वेस्टमेंट करता है। हाँ, धोखा खाता है वो अलग चीज है। तो यहां पे प्रोजेक्ट में भी वही चीज है, जब भी आप प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जाए तो प्रोजेक्ट को भी आप देखेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करने से पहले जितना जांच पड़ताल करना है कर लो। तो वही जांच पड़ताल करने के लिए टूल्स बताए गए। और वो टूल्स कौन सा था? एक था डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक था नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। मैं बेटा आज उसी को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। मैंने आपको उसी टूल्स का, उसी टेक्निक के बारे में बताया था कि वो जांच पड़ताल करने के लिए क्या है। तो एक टूल्स है या टेक्निक है जो कैपिटल बजटिंग में दे रखा है, और वो टूल्स और टेक्निक क्या था? तो टूल्स और टेक्निक था डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक था नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। ये मैंने ऑलरेडी आपके क्लासेस में कर रखा है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में 4 पार्ट थे, आपको ध्यान होगा, जिसमें आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड था। दूसरा था आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा था आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तीसरा नेक्स्ट था IRR, ये था। अच्छा, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में 2 पार्ट बातें थे। पहला था आपका क्या चीज? तो पहला था बेटा आपका सिंपल पेबैक पीरियड, और दूसरा था आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये था। मैं आज इसी को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं बता रहा हूं टूल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग का क्या टूल्स है। तो कैपिटल बजटिंग का बेसिकली डिफरेंट टूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला पेबैक पीरियड में 2 टूल, सिंपल पेबैक पीरियड, दूसरा है आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। एक है सिंपल पेबैक पीरियड, एक है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। नेक्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट है आपका
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और लास्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो एक बात बता दूं, यहां पे ध्यान से समझ लो, ये सारे के सारे, ये जितने भी हैं आपके, आइदर पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये जो है ये आपका बेस्ड ऑन कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज पे बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है? तो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो पे बेस्ड है। बात समझ में आ गया? अच्छा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये है आपका बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। जो हर साल का जो प्रॉफिट होता है ना, उस पर बेस्ड होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर बेस्ड होता है। बात समझ में आ रही है? मैंने कल के क्लास में इसी को दूसरे टाइप से बांटा था, आज के क्लास में मैंने दूसरे टाइप से बांटा। देखो बस वही फर्क है, और कोई देयर आर नो बेसिक डिफरेंसेस, है वही चीज, बस नामांकन अलग है। मैंने आपको बताया था ना, ठीक ना, जैसे किसी का आकांक्षा नाम है तो दूसरे का गर्ल्स, उसी गर्ल्स का नाम स्वीटी भी हो सकता है, उसी गर्ल्स का नाम अक्कू भी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक ना। तो एक ही बंदे का दो दो नाम, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। ये बेस्ड ऑन कैश फ्लो इनफ्लो, तो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑलरेडी आई टोल्ड विथ यू ऑल। चलिए नेक्स्ट, इसको लिख लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप मेरे को एक बात बताना, मैंने हेडिंग स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में जहां तक हमें पता है पेबैक पीरियड का, तो पेबैक पीरियड में आज फिर से वही स्टार्ट किया हूं। लास्ट क्लास मैंने कुछ एक होमवर्क दिया था पेबैक पीरियड, मेरे को एग्जैक्ट वो डेटा वैल्यू तो याद नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही क्वेश्चन आपके साथ करूंगा। पेबैक पीरियड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सिंपल पेबैक पीरियड। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बताना? सिंपल पेबैक पीरियड। सिंपल पेबैक पीरियड में अगर मान लेता हूं, सहजता के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये T0 है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, तो इसलिए मैं यहां पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लो रुपीज 10 लाख है। कितना बेटा? 10 लाख है। और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये कैश आउट इनफ्लोज है। कैश क्या है? इनफ्लो। ये कैश हमारे पास आया, कैश हमारे पास क्या हुआ है? आया है। तो कैश जो आया है वो आपका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 3 लाख, कुछ इस टाइप से। मेरे को एक बात बताना, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, ध्यान से सुन लो। हमारा पेबैक पीरियड निकालना है, तो पेबैक पीरियड इज इक्वल टू क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पेबैक पीरियड? तो पेबैक पीरियड में हमने यहां पे सबसे पहले ईयर का कॉलम सॉल्व आउट किया था, देन इसके बाद मैंने लिया था क्या चीज? कैश इनफ्लोज की बात, देन इसके बाद क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की बातें करा था मैंने। इज इट क्लियर? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की बातें करा था। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है, सबसे पहले T1, T2, T3, T4, T5, आ गई बात समझ में? T1 में 2 लाख, देन 3 लाख, 4 लाख, देन इसके बाद कितना? 6 लाख, देन इसके बाद 3 लाख। इज इट क्लियर? 3 लाख। नेक्स्ट इधर आ जाओ, 2 लाख हो गया, 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख हो गया, 5 लाख और 4 लाख, 9 लाख हो गया, 9 लाख और 6 लाख, 15 लाख हो गया, 15 लाख और 3 लाख, 18 लाख हो गया। बेटा मेरे को एक बात बताना, हमें कितना पैसे का रिक्वायरमेंट है? हमें पैसे का रिक्वायरमेंट है 10 लाख की। 10 लाख हमको कितने दिन में मिल गया? तो बताना, 10 लाख जो है मेरे को पेबैक पीरियड जो है, ध्यान से समझने वाली बात है, पेबैक पीरियड जो है
क्या ये आपका 3 इयर्स आएगा कि नहीं आएगा? तो सर आएगा। क्यों? क्योंकि 3 साल में हमने यहाँ पे कितना पैसा रिकवर कर लिया? 9 लाख कर लिया। 3 साल में हमने कितना पैसा रिकवर कर लिया? 9 लाख। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे कुछ और भी बातें करा होगा, कुछ और भी महीना लिया होगा। तो 3 साल प्लस डॉट 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 मंथ की बातें हुई है। इज इट क्लियर? डॉट 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 मंथ की बातें हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मंथ कैसे कैलकुलेशन होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे एक डायग्राम लिया फिर से। T3 में हमारा 9 लाख है, T4 में हमारा 15 लाख है। मेरे को एक बात बताना, पूरे साल भर में कितना महीना? 12 महीना। 12 महीना में हमने कितना पैसा रिसीव कर लिया? हमने पैसा रिसीव कर लिया 6 लाख। हमने कितना पैसा रिसीव कर लिया? 6 लाख। तो हमें रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली कितना है सर? 1 लाख का रिक्वायरमेंट है। तो 1 लाख का जो रिक्वायरमेंट है वो हम कितने महीने में जाएंगे? तो सीधा सा बात है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा? तो हाँ सर हो जाएगा। तो 12 मल्टीपल 1 डिवाइडेड बाई 6। तो क्या ये हमारा 2 महीना होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर होगा। आंसर इज यस। होगा कि नहीं बताना। हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये इससे साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आंसर इज कितना? 2 मंथ। तो हमारा आंसर जो है, इसका कहने का मतलब पेबैक पीरियड जो है वो कितना हो गया? 3 इयर्स। पेबैक पीरियड 3 इयर्स 2 मंथ। इज इट क्लियर? 2 मंथ। अच्छा, कमेंट में मैंने किसी बच्ची का कमेंट देखा था, 3.3 लिख दी थी। बेटा इसको कभी भी हम 3.2 मंथ नहीं लिखेंगे, याद रखना। 3.2 मंथ नहीं लिखेंगे। सॉरी 3.2 इयर्स लिखा था, 3.3 इयर्स लिखा था। 3.3 इयर्स 3 मंथ को किसी बच्चे ने 3.3 इयर्स लिख दिया था। तो ऐसा हम नहीं लिखेंगे बेटा। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जो 2 महीना है ये 0.2 नहीं कहलाता है। इसको अगर हमको 0.2 में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिए हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मेरे को एक बात बताना, हम सीधा सा बात है, 12 इज इक्वल टू 100 होता है कि नहीं होगा? बताओ 12 इज इक्वल टू ना 100 होगा। तो फिर 2 इज इक्वल टू क्या होगा? ये कैलकुलेशन होगा। समझ में आ रही बात? ये कैलकुलेशन होगा, ना कि क्योंकि 12 महीना इक्वल टू 100%। 12 महीना इक्वल टू 1, 12 महीना इक्वल टू 1 होता है। तो फिर 2 इक्वल टू कितना? तब जाकर के पॉइंट का कैलकुलेशन होगा। इज इट क्लियर? तो ये तो कॉन्सेप्ट जो है हमने सिंपल पेबैक पीरियड का बात करा। ठीक है, चलिए सर ऐसा करते हैं, इसका एक फॉर्मूलाज हम लिख देते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलो, तो मैंने ये तो बता दिया आपको, ठीक ना। ये मेथड को यूनिटरी मेथड भी बोला जाता है, या तो फिर इसी को इंटरप्लोटिंग मेथड भी बोला जाता है। बात को समझेंगे? या तो ये यूनिटरी मेथड कहलाएगा या इंटरपोलेटिंग मेथड कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब आगे देखते हैं। सर ऐसा करो, एक हमें आप होमवर्क दे दो, मैं आपको बना करके घर में बता दूंगा। तो बेटा ऐसा है, मैं एक होमवर्क दे देता हूं आपको, ठीक है। मान लेता हूं सपोज क्वेश्चन में निकालने बोला है क्या चीज? सिंपल पेबैक पीरियड। और सिंपल पेबैक पीरियड जो है वो हमारा कुछ इस टाइप से है। T0 जो है T1, T2, T3, ठीक है। T1 में 10 लाख है, यहां पे 5 लाख है, यहां पे 4 लाख है ना? 5 लाख है, 4 लाख है, यहां पे आपका 8 लाख है। नेक्स्ट है आपका T4 2 लाख। मेरे को कंप्यूट करिए सिंपल पेबैक पीरियड। आप सारे लोग जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग इसका पेबैक पीरियड कंप्यूट करके मेरे को बताएंगे। अच्छा, एक बात और, मैंने अभी तक क्या कोई फॉर्मूलाज बताया है? तो नहीं, आंसर इज नो, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला पॉसिबल है नहीं। लेकिन जहां पे इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल हो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ध्यान करिए, पिछला क्लास में T0 था, T1 था, T2 था, T3 था, T4 था, T5 था, याद है कुछ ऐसे।
हमने यहाँ पे 10 लाख रुपया कैश आउटफ्लो किया था। क्या क्या किया था? कैश आउटफ्लो 10 लाख था, और इसके अलावे 10 लाख के अलावे यहाँ पे ये था आपका कैश इनफ्लो। ये क्या था बेटा? कैश इनफ्लो था। कैश इनफ्लो तो था 2.5 लाख था, 2.5 लाख था, है ना? 2.5 लाख था, 2.5 लाख था, 2.5 लाख था, 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। इज इट क्लियर? ये है। तो मेरे को एक बात बताना, हर एक साल जब सेम है तो इसमें हम सीधा सा बात डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के ले सकते हैं। सिंपल पे बैक पीरियड जो है, सिंपल पे बैक, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका इंस्टॉलमेंट जो है कैश इनफ्लो वो इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा कैश आउटफ्लोस डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो फॉर ईच ईयर, एक साल का, तो कैश आउटफ्लो कितना? 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख। तो बताना क्या ये 4 ईयर नहीं आ जाएगा? तो बताओ 4 ईयर, इसी को हम लोग अगर जोड़ देते थे तो 10 साल यहाँ पे 40 साल में आ जाता था। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है जब आपका क्या करोगे, जब आप इंस्टॉलमेंट में रहेगा, इंस्टॉलमेंट जो है इक्वल रहेगा। तब चलिए नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट, है ना? चलिए, तो अगर ये लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब बेटा सुनना, कंक्लूजन में मैं आता हूं। सिंपल पे बैक पीरियड में मैं लास्ट में कंक्लूजन में आ रहा हूं। अभी तक कल के क्लास से लेकर के मैंने आज तक जो आपको समझाया, इसका मैं कंक्लूजन ले रहा हूं। सहजता के लिए मैंने 2 अलग अलग एग्जाम्पल लिए। पहला तो प्रोजेक्ट ए लिया, दूसरा जो है वो लिया प्रोजेक्ट बी। एक तो प्रोजेक्ट ए लिया, दूसरा लिया प्रोजेक्ट बी। मान लेता हूं दोनों प्रोजेक्ट में हमने 10 लाख ही इन्वेस्ट किया है। सहजता के लिए मैं बता रहा हूं, T0, T1, T2 हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 10 लाख। T1 में ये मेरा कैश आउटफ्लो था, ये दोनों साल मेरा कैश इनफ्लो आ गया। पहला साल में आ गया 6 लाख, दूसरे साल में आ गए 4 लाख। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट बातें कर लिया मैंने इस प्रोजेक्ट की बातें। इस प्रोजेक्ट में T0 है, T1 है, अच्छा मान लेता हूं यहां पे T3 भी है। T3 4 लाख की है। देन इसके बाद T1, T2, T3, T4 कुछ इस टाइप से। ये है मेरा कैश आउटफ्लो की बातें, ये साल जो है कैश इनफ्लोस की बातें। हमने यहां पे भी 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ इस टाइप से बातें हो रखा है। इज इट क्लियर? समझ लो। अब जब हम यहां पे क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो पता चला यहां पे 6 लाख हो गया, यहां पे 10 लाख हो गया, ये 14 लाख हो गया। बताना हमारा पे बैक पीरियड जो है, क्या यहां पे पे बैक पीरियड जो है वो 2 साल आया बच्चा? तो सर हाँ, यस, आंसर इज यस। अब बताओ क्या इस केस में अगर हम क्यूमुलेटिव फिर से क्यूमुलेटिव निकाले तो 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 13 लाख। बताना यहां पे जो है हमारा पे बैक पीरियड कितना आ गया? पे बैक पीरियड जो आया वो आया 3 इयर्स। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है? तो आपके मन में क्या चलेगा, क्या आंसर आप देंगे? सर प्रोजेक्ट ए इज एक्सेप्टेबल। लेकिन क्या आपने सही आंसर दिया है? तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे हिसाब से, अगर आप अपने हिसाब से अब तक सोच रहे होंगे तो आंसर आपने सही दिया है, बट मेरे हिसाब से योर आंसर इज रॉन्ग। आप बोलोगे सर तो फिर इतना बेकार का आपने क्यों पढ़ाया? देखो सिंपल पेबैक पीरियड में एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सिंपल पेबैक पीरियड बोलता है वो तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन सिंपल पेबैक पीरियड जो है अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि ये मिनिमम डिजायर रिटर्न को ये शो ऑफ नहीं करता है। मेरे को एक बात बताना, 10 लाख रुपया क्या सिर्फ आप प्रिंसिपल अमाउंट को रिसीव करने के लिए आपने इन्वेस्ट किया होगा, या इससे कुछ आपने सोचा भी होगा, डिजायर रिटर्न भी होगा, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू मनी। क्या इस क्वेश्चन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई जिक्र किया? क्या कहीं पे भी ये क्वेश्चन में दिखाया कि हमें जो है कुछ इसमें कुछ अलग से जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसके अलावे जो है हमें कुछ रिटर्न भी मिल रहा है? क्या ऐसा कुछ इस दोनों प्रोजेक्ट में आपको दिखाई दे रहा है? तो आंसर इज नो। तो इसका मतलब टाइम वैल्यू मनी जो है
सिंपल पे बैक पीरियड में इग्नोर किए जाते हैं, तो अभी तक अब आपको खुद में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि सर हमने जो आंसर दिया ये तो आंसर गलत है, तो इसके लिए क्या। तो अब इसी के आगे अब जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, और डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू मनी शुड बी कंसीडर्ड। टाइम वैल्यू मनी क्या होते हैं, कंसीडर्ड होते हैं, लेकिन इसको आप लिखेंगे, चलिए नोट डाउन लिखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे फटाक से। चलिए तो अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, मैं हेडिंग तो बाद में बैठाऊंगा, मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सबसे पहले, वन बाय वन करके। एग्जाम्पल, मेरे को एक बात बताओ, T0 में हमने आपको 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, T0 में हमने कितना इन्वेस्ट किया, 10 लाख। क्या T1 में हमको 10 लाख ही एक्सपेक्टेशन होगा कि 10 लाख का हमको 10 लाख ही मिलेगा, तो आंसर इज नो। ठीक है, 10 लाख का हमको 10 लाख नहीं चाहिए, हमको यहां पे सर टाइम वैल्यू मनी भी चाहिए। टाइम वैल्यू मनी जो है वो मान लेता हूं सहजता के लिए ये हम, या फिर ऐसा करता हूं मैं, ध्यान से सुनना, टाइम वैल्यू मनी जो है मैं यहां पे सहजता के लिए ले लेता हूं कि ये सर हमारा 10% है। टाइम वैल्यू मनी कितना है, 10% है, या फिर 12%, जो मैंने आपको टाइम वैल्यू मनी वाले चैप्टर में समझाया था, वहां पे परसेंटेज भी मैंने लिया था, 12% ही ले रखा था, मैं यहां पे भी 12% लूंगा। अब बताना टाइम वैल्यू मनी जो है वो क्या क्या चीज पे बेस्ड होता है, तो टाइम वैल्यू मनी 3 चीज पे बेस्ड होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहले टाइम वैल्यू मनी जो है वो इन्फ्लेशन होते हैं, आज का 1 रुपया कल का 1 रुपया नहीं होता है, मार्केट वैल्यू चेंज करते हैं। दूसरा टाइम वैल्यू मनी जो है उसमें आपके रियल रिटर्न भी पाए जाते हैं। तीसरा टाइम वैल्यू मनी में आपके रिस्क फ्री प्रीमियम भी होते हैं। आपको याद आ गया होगा कौन सा चैप्टर, टाइम वैल्यू मनी वाला चैप्टर। तो टाइम वैल्यू मनी चैप्टर में मैं बता दूं सभी को मिला करके हमारा क्या बन गया, हमारा टाइम वैल्यू मनी बन गया। एक बात बता दो बेटा, यही अच्छा, ये सभी को मिला करके हमने इसको कितना परसेंट दिया, 12%, और यही 12% को हमने डिफरेंट नाम दिया। पहला, सर हम इसको टाइम वैल्यू मनी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरा, क्या इसको हम मिनिमम रिटर्न बोल सकते हैं, मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न, तो हाँ सर बोल सकते हैं। इसी को हम लोग मिनिमम, मैं ऐसा करूं ऊपर लिख दूं, यहां पे ध्यान से देखना, ये 12% है, तो 12% को बेटा हम सबसे पहले टाइम वैल्यू मनी बोले। 12% को हमने क्या नाम दिया, टाइम वैल्यू मनी दिया। अच्छा, इसी को हमने दूसरा नाम दिया मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न। इसका दूसरा क्या नाम दिया बताना, मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न का नाम दिया। अच्छा, ये टाइम वैल्यू मनी और मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न एक ही होता है। इसी को मैंने एक और नाम दिया, सर आप इसको डिस्काउंटेड रेट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, हम इसी को डिस्काउंटेड रेट भी बोल सकते हैं। सर ऐसा करो एक और नाम दे दो, तो देखो नाम तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, इसी को आप दूसरा नाम में आप एक और नाम दे बोल सकते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसी को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, इसी को आप क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर बेटा इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी। तो बता दो टीवीएम जो है, टाइम वैल्यू मनी जो है, जो कि 12% हमने जो सोच रखा था कि 1 साल के बाद हमको 12% मिलेगा, उसी का देख लो कितने सारे नाम। तो आप जब कोई बुक में पढ़ोगे तो कहीं पे पढ़ोगे टाइम वैल्यू मनी, कहीं पे पढ़ोगे मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न, कहीं पे पढ़ोगे डिस्काउंटेड रेट, कहीं पे पढ़ोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कहीं पे पढ़ोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है एक ही चीज, है एक ही चीज। तो बताना यहां पे हमने अमाउंट इज इक्वल टू कैसे निकाला, प्रिंसिपल लिया सर, 1 + r⁴ लिया। इज इट क्लियर, यही था, या फिर n के जगह हमने यहां पे t लिया था, व्हाट क्या यूज किया था, t। तो बताना प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10 लाख। 10 लाख 1 + 12% हो गया 0.12 का 1, तो ये आ गया मेरा 10 लाख 1 × 1 + 1.12, ये आ गया। इज इट क्लियर, ये आ गया। तो बताना मेरे को कैलकुलेशन इसका, 10 लाख जो है, 10 लाख × 1.12, तो ये आ जाएगा बेटा 1,12,000। ये हमारा क्या गया, 1,12,000 जो है वो हमारा क्या गया,
तो 1,12,000 हमको यहां पे मिलेगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्या चीज का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ये मैंने पहले भी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, इसको नोट डाउन करेंगे फट से। चलिए, तो ये अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसी को मैं थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये आप लोग नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात बताना बच्चों, आप सभी लोग, ये T0 में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 10 लाख। T1 में हमको कितना मिल गया? 1,11,20,000 ये मिला। यहां पे अगर मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो हमको T1 में कितना मिल गया? 11,20,000। टीवीएम कितना था हमें? 12% सॉरी, टीवीएम कितना था हमारा? 12%। तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये वाला जो पैसा है, जो ये हमारा अमाउंट जो हमको मिला है, क्या इस पैसे में हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों पैसा जो है वो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तब तो ये हमारा अमाउंट निकला। जो हमने जो पैसा निकाला था, ये जो वैल्यू निकाला था, तो भैया अब इसमें हम मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न डिस्काउंटेड रेट जो है कैसे निकालेंगे? तो यस प्लीज देखो यहां पे ध्यान से, हमने यहां पे सबसे पहले ईयर ले लिया, मैं बता रहा हूं अभी, ईयर ले लिया। देन यहां पे हमने ले लिया कैश इनफ्लोज। देन याद करिए, अगर हमको यहां से यहां जाना है तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, याद करिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। हम यहाँ पे 1/1 प्लस r टू द पावर t को डिवाइड करते थे। अगर हमको अमाउंट से क्या जाना है, अमाउंट से अगर हमको प्रिंसिपल पे जाना है, तो मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे 1 आ गया और ये वैल्यू कितना? 11,20,000। तो बेटा 11,20,000 से हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे? तो सर यहाँ पे 1 लेंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर t, यही आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई t टू द पावर t जो है वो कैसे आएगा? तो वो देख लो, ध्यान से देख लो, समझ लो। यहाँ पे हमने इसको ऐसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करने का तरीका बताया था आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में। तो सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते थे? तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये 1/1 प्लस 1.2 सॉरी 12% जो है 0.12 का 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये अगर आएगा तो क्या हम इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते? मैं ऐसा करूं, इधर मिटा दूं मैं इसको, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको। मैं यहां पे बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वर्किंग नोट है, 1/1 प्लस r टू द पावर t है, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r जो है वो 0.12 का पावर t मतलब 1। तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये 1/1.12 का टू द पावर 1 होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर होगा। सर अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दो। बेटा ऐसा कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू कितना है? 1.12 डिवाइड बाई और इज इक्वल टू, और ये कितने बार? तो जितना ईयर में जाएंगे, जैसे ये फर्स्ट ईयर है तो एक ही बार, देख लो आपको कैलकुलेटर यहां दिखाई दे रहा है, 1.12 डिवाइड बाई इज इक्वल टू। तो ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू हमारा कितना आ गया? 0.8929 अप्रॉक्स में आ रहा है, ये अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो अगर हम ये बात कर ले तो ये आ गया। अब मेरे को एक बात बताना, इसको अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो मेरे को एक बात बताना, अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है, इसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब अगर हमको 1 साल बाद अगर इतना पैसा मिलेगा तो आज हमने उसको कितना इन्वेस्ट किया होगा? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 1,12,000, 11,20,000, तो ये आ जाएगा 10 लाख। कितना आ जाएगा बेटा? 10 लाख आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज कॉल्ड, यही आपका डिस्काउंटेड कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट आपका क्या है? डिस्काउंटेड कॉन्सेप्ट है। तो सर ऐसा करो, एक क्वेश्चन लेकर के बनाओ। चलो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसी पे क्वेश्चन लेकर के बनाता हूं, इसको फट से नोट डाउन कर लेंगे, है ना? चलो बच्चा, तो एक ऐसा करते हैं सर, हम ऐसा करो, एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के बना दो ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर आ जाए। मैं एक इससे इजी क्वेश्चन लेकर के बना रहा हूं, ध्यान से समझोगे। मैंने यहां पे आपको T0 पे इन्वेस्ट किया 15 लाख।
T0 पे मेरा कैश आउटफ्लो कितना है बताना, 15 लाख। T1 हो गया, T2 हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक ना। मैं नेक्स्ट क्लास इसके वापस मैं फिर से यहीं पे बात करूंगा, ठीक है ना। तो T1 में हमने यहाँ पे 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 12 लाख हमको क्या मिला, 12 लाख रुपए हमें पैसे मिली, और यहाँ पे हमको कितना मिला, 10 लाख मिला। बताना ये जो है आपका क्या है, कैश इनफ्लोज है। कैश क्या है, इनफ्लोज है। और इसी क्वेश्चन में बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है एट द रेट ऑफ 20% दे रखा है। कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। हमें क्या निकालना है, कंप्यूट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। देखो एकदम बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को। मैं बता दूं यहां पे ध्यान से, सबसे पहला सॉल्यूशन में आ जाओ, टेबल बनाएंगे हम लोग यहां पे डिस्काउंटेड टेबल पे। सबसे पहले ईयर का कॉलम आ जाएगा, देन कॉलम आ जाएगा कैश इनफ्लोज का, कैश इनफ्लोज का, देन इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो आर कितना है हमारा, आर इक्वल टू 20% है। आर कितना है बताना, 20% है। देन इसके बाद आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी, प्रेजेंट वैल्यू ये आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। देन इसके बाद क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ये निकाल लेंगे, है ना। क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान से सुनना 1 by 1 करके। T1 में कैश इनफ्लो कितना था, 12 लाख था। T2 में कैश इनफ्लो कितना था, 10 लाख था सर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू बताना, प्रेजेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/1.2 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर ऐसा है, कैलकुलेटर से निकाल के बता दो। तो कैलकुलेटर से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने का। देखो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, 1.2 है, डिवाइड बाई करेंगे, इक्वल टू करेंगे, बस 1.20 डिवाइड बाई इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 0.8333, ये आया। देन इसके बाद फिर से इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.6944, मतलब सिर्फ इज इक्वल टू प्रेस करते जाओ, हर बार आते जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को एक बात बताना, 12 लाख मल्टीपल बाई 0.833, तो ये आ जाएगा हमारा 9,99,960, क्योंकि मैंने ये पॉइंट को ले रखा इसलिए, नहीं तो ये 10 लाख आता है एक्यूरेट। इसका वैल्यू जो है ये आ जाएगा 6,94,400, ये आ जाएगा। अब बताना क्यूमुलेटिव वैल्यू 9,99,960, ये आएगा। इसको जोड़ के यहां पे दिखा दो, तो यहां पे अगर आप दिखा दोगे 6,94,400, तो ये आ जाएगा 16,94,360। इज इट क्लियर? अब बताना हमें कितने का रिक्वायरमेंट था, 15 लाख का। तो 15 लाख जो है क्या हमने यहाँ पे रिकवर कर लिया, तो कर लिया। तो मेरे को एक बात बताना, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है, फिर से डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है, पेबैक पीरियड जो है क्या हमारा 1 साल 1 ईयर प्लस डॉट 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 मंथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। कैसे? क्योंकि एक साल में हमने 9,90,000 कमा लिया, दूसरे साल में हमने 16 लाख कमाया, तो भैया 15 लाख तो इसी बीच में ना छुपा हुआ है, 15 लाख तो इसी बीच में छुपा हुआ है ना। तो हमने यहाँ पे एक्यूरेट जो है, हमको जितना पैसे खर्चना ये चाहिए था, इंट्रापोलेटेशन मेथड, आप इंट्रापोलेटेशन मेथड यूज कर लेना, देखना आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आ जाएगा। तो इससे हमने क्या किया, 12 लाख से हमने इंटरेस्ट को अलग कर दिया, प्रिंसिपल को अलग कर दिया, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 9 लाख।
99,000, बाकी जो पैसा है वो इंटरेस्ट, यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये तो हो गया हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू खत्म। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा, और नेक्स्ट क्लास जो है कैपिटल बजटिंग का एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तीनों बेटा खत्म हो जाएगा, तीनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बता दिया है। इज इट क्लियर? तो ओके, थैंक यू।